Good morning, students. This is Dr. Manmat Narayan Singh, Assistant Professor, University Department of Political Science, Kolhan University, Chaibasa. The next series of lectures is geared towards the Semester 4 students, Political Science, Paper 12, Ideology. जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो होगा वो CBCS में सेमेस्टर 4 में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर नंबर 12, जो कि है आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। सो आज हम सबसे पहले लिबरलिज्म यानी उदारवाद के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। द वर्ड आइडियोलॉजी was first used by a French philosopher, Anton Destouditresi। विचारधारा शब्द को सबसे पहले एक फ्रांस के दार्शनिक ने इस्तेमाल किया था, जिनका नाम था एंटोन देस्तूदित्रेसी, इन द ईयर 1796, 1796 में। नाउ आइडियोलॉजी बेसिकली डील्स विद द साइंस ऑफ आइडियाज। विचारधारा का मतलब होता है विचारों का विज्ञान, एक साइंटिफिक तरीके से, विद डिफरेंट मेथोडोलॉजीज एंड डिफरेंट पैराडाइम्स। बट वी सी दैट मच बिफोर 1796 many scholars have written about liberalism. Scholars agree that liberalism originated in England and it has many ideas and contains many trends which may be juxtaposed to each other. कि विद्वान ये मानते हैं कि उदारवादी विचारधारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये बहुत सारे अपने अंदर में ऐसे तत्वों को समाये हुए हैं जो एक दूसरे के विपरीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उदारवाद के तत्व क्या हैं। तो बेसिकली देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। फर्स्ट, consent; second, individualism; third, freedom; fourth, reason; fifth, equality; sixth, toleration; seventh, constitutional and limited government as far as the political definitions are concerned, and its economic basis forms the laissez-faire economy. तो हम ये जानेंगे कि विचारधारा की जो प्रमुख तत्व, राजनीतिक तत्व हैं, वो है सहमति पहला, दूसरा व्यक्तिवाद, तीसरा आज़ादी, चौथा तर्क, पांचवा समानता, छठा सहनशीलता और सातवां संवैधानिक सरकार। और इसका आर्थिक जो बेसिस है वो है लेसे फेयर इकोनॉमी। और ये इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन वाज गिवन बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इन द ईयर 1776। वो भी ग्रेट ब्रिटेन के ही थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिबरलिज्म के बारे में। सहमति एक तत्व है, लेकिन सिर्फ सहमति पे बल देने से ही वह विचारक उदारवादी विचारक नहीं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस हॉब्स was born in the year of the Armada in 1588, और वो लेवियाथन में साफ लिखता है कि born in the year of Armada, fear and I were born twins। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ था और वो आर्मदा का साल था, यानी स्पेनिश आर्मदा, स्पेन की आर्मी
इंग्लैंड पे आक्रमण कर दी थी, क्योंकि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा वो कैथोलिक चर्च से अलग होना चाहते थे। तो इसका एक रिलीजियस बेसिस था। और धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो 1517 में मार्टिन लूथर किंग कैथोलिक चर्च के खिलाफ बगावत करता है और वो कहता है कि किसी भी राजा को यह अधिकार नहीं है कि वो धर्म का आड़ लेके वो अपने प्रजा का शोषण करे। प्रजा के पास दिमाग है और प्रजा वो अपना आर्थिक या राजनीतिक विकास खुद कर सकती है। 17वीं शताब्दी में 1648 में जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की संधि हुई, in 1648 the treaty of Westphalia was signed and that gave impetus to the modern nation states। लेकिन हम ये बात ध्यान रखें कि तब भी आज का जर्मनी या आज का इटली, उसका यूनिफिकेशन, उसका एकीकरण नहीं हो पाया था। लेकिन जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि पुनर्जागरण और यानी कि रेनेसां और एनलाइटनमेंट और रिफॉर्मेशन से प्रभावित थे, जिनमें एक इंडस्ट्रियस कि वो कुछ काम करना चाह रहे थे। ऐसे लोग के पास पूंजी आ गई थी और ये एक मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा था। तो थॉमस हॉब्स उसी मिडिल क्लास के लिए अपना विचार रखे। जब वो इंग्लैंड में अपना विचार रख रहे थे तो वो नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार से राजा को वंचित रखते हैं और वो कहते हैं कि राजा को अगर राज करना है तो उसको प्रजा की सहमति लेनी चाहिए। That the governors shall take the consent of the governed। That is, the rulers, those who govern, shall take the consent of the governed। और हॉब्स शायद 1620 में मेफ्लावर कॉम्पैक्ट के दौरान हुए वो अग्रीमेंट से वाकिफ थे, क्योंकि उन्होंने इसको बेस बना के लेवियाथन में अपनी पुस्तक जो उन्होंने 1651 में लिखी थी, उसमें वो एक ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो सहमति से अपना अधिकार देकर एक राजा को जन्म देते हैं। जैसे वो लिखते हैं अपनी पुस्तक लेवियाथन में कि दैट आई गिव अप ऑल माई राइट्स टू दिस पर्सन और दिस बॉडी ऑफ मैन, सिमिलरली यू गिव अप ऑल योर राइट्स टू दिस पर्सन और बॉडी ऑफ मैन। और वो पर्सन या बॉडी ऑफ मैन जिसे वो लेवियाथन बनाता है, उसके पास अधिकार हो जाता है हमारे जीवन रक्षा का। लेकिन अगर वही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर निरंकुश हो जाता है तो थॉमस हॉब्स उसे या उसके खिलाफ लोगों को बगावत करके हटाने का अधिकार नहीं देते हैं। इसलिए हम थॉमस हॉब्स को पूर्ण रूप से उदारवादी नहीं मानते हैं। इसीलिए अगर आप सीबी मैकफर्सन की पुस्तक अगर पढ़ेंगे अ थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, तो वो कहते हैं कि लॉ जो है वो सही मायने में मॉडर्न लिबरलिज्म का जनक कहलाएगा, ना कि थॉमस हॉब्स, क्योंकि हॉब्स वो लोगों को बगावत का अधिकार नहीं देता, राइट टू रिबेल या राइट टू आउस्ट, जो कि हम हटा पाए। अब गवर्नमेंट विच हैज बिकम टिरेनिकल और टोटलिटेरियन, तो चूंकि लोगों को वो इस अधिकार से वंचित रखते हैं, तो थॉमस हॉब्स उदारवादी नहीं कहलाते हैं। हॉब्स की तरह जॉन लॉक का भी जन्म 1632 में इंग्लैंड के समरसेट में हुआ था। उनके माता पिता प्यूरिटन थे, जो कि एक अलग ही धर्म स्थापना करना चाहती थी इंग्लैंड में। और ये थॉमस हॉब्स से अलग विचार रखते थे, क्योंकि हॉब्स के तरह लॉक भी
सहमति की तो बात करते हैं, परंतु वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई शासक, अगर कोई रूलर, इफ देयर इज अ रूलर हु बिकम्स टिरेनिकल, देन द गवर्नड, तो प्रजा के पास ये अधिकार है कि वो उसको हटा दे। और अपने पुस्तक में भी वो ये बात, द ट्रू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट, वो ये बात कहते हैं। इसीलिए जब वो बात करते हैं, जॉन लॉक जब ये बात करते हैं कि राजा को लिमिटेड अधिकार दिया जाए, राजा को यह कहा जाए कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, और प्रजा के पास ये पूरा अधिकार है, दैट द पीपल हैव द राइट, बिकॉज पीपल आर इंडस्ट्रियस, बिकॉज पीपल आर रैशनल, लोगों के पास ये तार्किक क्षमता है, लोगों के पास काम करने की क्षमता है कि वो जाए और अपनी ज़मीन से वो काम करे। और इसीलिए जॉन लॉक कहते हैं कि लोगों को लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लाइफ यानी कि जन्म, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, और प्रॉपर्टी या जिसे वो स्टेट भी कहते हैं यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया जाए, ताकि वो काम करके अपने लिए ये सारा अर्जित कर सके। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मनुष्य कहीं काम कर रहा है, अगर वो इंडस्ट्री से मेहनत करता है और जिस किसी से वो अपने श्रम को, अपने पसीने को लगा के बनाते, वो उसका संपत्ति है, दैट इज हिज स्टेट, प्रोवाइडेड ही लीव्स इनफ फॉर द अदर्स। तो लॉक जिस समय ये बात लिख रहे होते हैं, वो इंग्लैंड में बड़ा उथल पुथल का माहौल रहता है। और हॉब्स भी जब अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में लिखे थे, तो उससे पीछे वो 10-12 साल तक चले इंग्लैंड में सिविल वॉर, जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित थे। इसीलिए वो चाहते थे कि लोगों को अधिकार तो मिले, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा भी रहे जो लोगों में कम से कम शांति स्थापित कर सके। परंतु हॉब्स यहीं पे मात खाते हैं, क्योंकि अगर वो राजा अगर निरंकुश बन जाए या निरंकुश हो जाए, तो लोग उसको हटा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए थॉमस हॉब्स के बदले जॉन लॉक का फिलॉसफी, जिसमें वो एक कॉन्सेंट का भी बात करते हैं और राइट टू रिबेल यानी कि सहमति, और लोगों को वो अधिकार देते हैं कि अगर आपका राजा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप उसे हटा सकते हैं। तो उदारवाद में इसीलिए गवर्नमेंट जो है, जो सरकार को हम चुनते हैं, एक वो तय समय के लिए चुनते हैं, और वो सरकार जो है वो संवैधानिक तरीके से चुनी जाती है। तो ये तो हो गई लिबरलिज्म के कुछ तत्व। लेकिन हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब ये इनका वो लेख लिखते हैं, और 18वीं शताब्दी में, तो आज का जो लिबरलिज्म है वो इस रूप से वो उभर के नहीं आता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्कॉलर्स हैं, राजनीति शास्त्र के विद्वान, ये मानते हैं कि लिबरलिज्म का जो सबसे महत्वपूर्ण शताब्दी था वो 19वीं शताब्दी था। 19वीं शताब्दी के फर्स्ट क्वार्टर में, पहले 25-30 साल तक अगर देख ले, फर्स्ट क्वार्टर या अगर 3 दशक तक कभी हम मान लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक यूटिलिटेरियन जेरेमी बेंथम, वो भी इंग्लैंड के ही थे, वो काफ़ी हद तक लिखते हैं। और जेरेमी बेंथम ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और बेंथम कहीं ना कहीं डेविड ह्यूम से प्रभावित थे, और डेविड ह्यूम एक मॉरल फिलोसोफर थे जो बात करते हैं सेंटिमेंट्स का। ह्यूम कहते हैं कि मनुष्य को जो अच्छा लगता है वो करता है, और जो उसके लिए बुरा होता है वो छोड़ देता है। तो उनसे प्रभावित होकर जेरेमी बेंथम भी यही लिखते हैं कि men have two masters, pleasures and pain। वह उस चीज को अच्छे से करता है जिससे उसे खुशी होती है, और वो उस चीज को नहीं करता है जिससे उसे दुख होता है। और इस चीज को आगे कहते हुए वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का जब वो बात करते हैं, तो वो उस समय के राजा को ये कहते हैं कि अब बस, अब एक मिडिल क्लास आ गई है,
और राज करने में मिडिल क्लास को भी सहभागिता चाहिए। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स वो ये मानते हैं कि लिबरलिज्म जो है एक बहुत ही रैडिकल फिलॉसफी है, और इसीलिए यूटिलिटेरियंस को फिलॉसफिकल रैडिकल्स भी कहते हैं। तो फिलॉसफिकल रैडिकल्स इस लिबरलिज्म में, इस उदारवाद में कुछ तत्व को डाले, और लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड आइडियलिस्ट्स, और ख़ास करके टी.एच. ग्रीन जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े, और आइडियलिस्ट जैसा कि हम जानते हैं नैतिकतावादी लोग, वो नैतिकता का बात करते हैं। तो जहाँ पे जेरेमी बेंथम बात करता है यूटिलिटेरियनिज्म का बेस्ड ऑन मेजॉरिटेरियनिज्म, तो हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी यानी कि अगर 100 में से 51 लोग किसी चीज़ के लिए सहमत हैं तो वो होना चाहिए। लेकिन आज के युग में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म ही लिबरलिज्म का आधार नहीं है। और जैसा कि हम पहले कह चुके, इकोनॉमिक बेस तो वो इकोनॉमिक के जनक एडम स्मिथ प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिससे हम वेल्थ ऑफ नेशंस के भी नाम से जानते हैं, ये पब्लिश हुआ था 1776 में, 1776 में। तो यूटिलिटेरियनिज्म और द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडम स्मिथ बेस्ड ऑन लाइसेफेयर, लाइसेफेयर यानी कि लेसिस-फेयर, the lesser the state intervenes in the economic activities of its subjects, the better it is. तो ये दोनों प्रिंसिपल, यानी कि लोग के पास तर्क है, लोग के पास बुद्धि है कि वो अपने अर्थव्यवस्था को किस तरह से चला पाए, और राजा को यह अधिकार नहीं है कि वो बार बार लोगों से कहे कुछ करने को। क्योंकि एडम स्मिथ भी ये मानता है कि इंडस्ट्रियस मैन है, लोगों के पास दिमाग है, और वो दिमाग से काम करेंगे तो वो सिर्फ अपने ही लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, और जब सारे लोग जब संपत्ति अर्जित करते हैं तो उससे वो उस राज्य के संपत्ति का भी अर्जन होता है। तो दैट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द स्टेट्स वेल्थ। तो अब लिबरलिज्म को हम अब क्रिटिकली देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कॉन्सेंट, तो कॉन्सेंट भी एक प्रमुख तत्व है लिबरलिज्म का, यानी कि उदारवाद का एक अहम तत्व है सहमति। व्यक्तिवाद, फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, रीजन यानी तर्क, इक्वालिटी, समानता, टॉलरेशन यानी सहमति, और मोस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कि जो भी सरकार हो वो वैध सरकार हो, वैध तरीके से चुनी गई सरकार हो, और संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार हो, और एक लिमिटेड पीरियड के लिए सरकार हो। क्योंकि उदारवादी वो मनुष्य में इतना विश्वास करते हैं कि उनका ये कहना है, जैसे कि फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक भी कहते हैं, कि सरकार क्षणिक समय के लिए चुनी जाए, और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो मनुष्य के लिए हर चीज का इंतजाम रखे। अब इसी में आइजाया बर्लिन का एक पुस्तक आई जिसमें वो लिखते हैं टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी है, एक द फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट, नंबर 1 कि आपको किसी चीज से करने से रोका जा रहा है, और दूसरा फ्रीडम टू डू समथिंग, यानी कि अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ आपके लिए हटाया जा रहा है, और नंबर 2 फ्रीडम टू परफॉर्म समथिंग, फ्रीडम टू डू समथिंग, आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को, इन दोनों तत्वों को मिला दें तो ये काफ़ी वृहद तरीके से उदारवाद दृष्टिकोण को एक अच्छी विचारधारा बनाता है। और उदारवाद दृष्टिकोण में जैसा कि हम बताएं कि जॉन लॉक से लेके इसमें सुधार किए जेरेमी बेंथम, इसमें सुधार किए टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन का ये कॉन्सेप्ट था, बीइंग एन आइडियलिस्ट, उनका कॉन्सेप्ट था विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, कि आप विलिंगली कोई चीज़ करते हैं, आपके ऊपर, आपको डर से या आपके ऊपर कोई चीज़ थोप के आपको नहीं कराया जाता है।
तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो उदारवाद 19वीं शताब्दी में एक अहम विचारधारा के रूप में आती है और 19वीं शताब्दी में ही सेकेंड हाफ, खास करके 1845 और 1848 हम जिक्र करते हैं, जब मार्क्स एंड एंगल्स लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके बाद से उदारवाद किस तरीके से लेबर को भी, लेबर के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है, वो हम देख लेंगे। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उदारवाद के दृष्टिकोण में उसी इंग्लैंड में 1997 में टोनी ब्लेयर जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक न्यू लेबर का भी बात करते हैं। तो ये रहे कुछ तत्व जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म, यानी कि आपके पास, राज्य के पास कुछ करने को है और उससे इमर्ज करके आता है, उससे निकल करके आता है वेलफेयरिज्म। वेलफेयर यानी कि एक कल्याणकारी राज्य का जन्म तभी होता है जब मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में हम जानते हैं। अब हम अगर बात करते हैं अपने मॉडर्न लिबरल के जनक जॉन लॉक का, लॉक जिस इंग्लैंड में कार्यरत थे और जिस इंग्लैंड में वो लिख रहे थे, उस इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, रक्त रहित क्रांति। और उसके बाद में विलियम द ऑरेंज वो राजगद्दी पे बैठते हैं और उस समय से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजशाही भी जो है वो कहीं ना कहीं निरंकुश नहीं रहेगी और वो कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, तो कहीं ना कहीं वो बिल ऑफ राइट्स या कोई भी जो वहाँ का अगर कानून अगर लिखित होता है तो उस कानून के तहत राजा के राइट्स को, राजा के अधिकार को लिमिट किया जा सकता है। तो लिबरल्स का सारा ध्यान राजा के अधिकार को केंद्रित था, क्योंकि लिबरलिज्म से पहले हम डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का बात करते हैं, जबकि ये कहा जाता था कि द किंग हैज़ द डिवाइन ओरिजिन टू रूल बिकॉज द किंग इज द वाइस रीजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि राजा भगवान का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है, और चूंकि भगवान स्वयंभू स्वयं नहीं आ सकते हैं हमारे ऊपर राज्य करने, तो उन्होंने राजा को भेजा। तो लिबरल्स इस चीज को नकारते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नेचुरल राइट्स को नकारते हुए वो सहमति की बात करते हैं। तो सहमति की बात तो हॉब्स भी करता है, लेकिन हॉब्स लोगों को निरंकुश राजा के खिलाफ बगावत का अधिकार नहीं देता है, इसीलिए वो मॉडर्न लिबरलिज्म का जनक नहीं कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अगर इसको पढ़ेंगे तो अपने पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अगर हम कहेंगे, आपके पास अगर सीबी मैकफर्सन का किताब है अ थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये 1962 में लिखी गई थी और उसके बाद से एडिट होकर उसका रीप्रिंट भी आ रहा है, आप उसे पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हद तक इसको जान पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म को जोड़ के जो कुछ कुछ प्रमुख तत्व बने, तो वो वृहद रूप से एक लिबरल विचारधारा को जन्म देते हैं। और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि देयर आर मेनी कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स विद इन द मेटा आइडियोलॉजी नोन एज लिबरलिज्म, कि एक दूसरे से विपरीत वाले बहुत ऐसे तर्क और ऐसे विचार आपको मिलेंगे उदारवादी विचारधारा में जो एक दूसरे के विपरीत हों। इसीलिए आप देखिए कि 20वीं शताब्दी में जब हम बात करते हैं लिबर्टेरियनिज्म का, तो उसमें वो कहीं ना कहीं वो रगेड इंडिविजुअलिज्म भी आता है। लेकिन अभी बच्चों से हम यही कहेंगे, चूँकि ये पीजी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और आप लोगों को ये समझ के, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप लोगों को यूजीसी जेआरएफ नेट की परीक्षा भी देनी है, तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें
और आप ये भी समझ जाएं कि लॉक को ही हम क्यों उदारवाद का जनक मानते हैं। तो आने वाले सीरीज़ में ये लेक्चर हम देंगे और बच्चों को ये बताएंगे और कहीं ना कहीं ये एक फैक्चुअली भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है कि विचारधारा को सबसे पहले किसने, विचारधारा शब्द को सबसे पहले किसने स्थापित किया, या हु टॉक्ड अबाउट, या हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, तो याद रखिए 1796 में फ्रांस के एंटोन तेस्तुद दी त्रेसी, ये आ जाता है। नंबर 2, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, तो आधुनिक उदारवाद के जनक किसे कहते हैं, तो ये है जॉन लॉक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसी तरह से आप नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स का भी इंतजार करिए। थैंक यू।